हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट विद सरिता। जैसा कि आप सभी जानते हो कि अभी यूजीसी नेट कॉमर्स में यूनिट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के लास्ट 5 इयर्स की PYQ सीरीज चल रही है। आज डे 5 है। 4 क्लासेस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि आने वाली सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस का अपडेट आपको टाइमली मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 से। 48 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द 5 क्वेश्चंस दैट फॉलो। क्वेश्चन में कंपनी के बारे में कुछ डेटा दिया हुआ है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एक कंपनी है जो एक कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाती है, उसकी कुछ इंफॉर्मेशंस दी हुई है और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना है PV रेशियो ऑफ द कंपनी। PV रेशियो निकालना है। हमने सेल्स दी हुई है क्वेश्चन में, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट भी है और फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड और फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड। ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में मेंशन है और हमें निकालना है PV रेशियो। तो ये केस स्टडी दी हुई है और केस स्टडी के बेस पे कंटिन्यू 4 to 5 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे 2022 में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि PV रेशियो का फॉर्मूला क्या है। इस चैप्टर से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये फेवरेट चैप्टर है एग्जामिनर का। तो आपको ये फॉर्मूले एक बार सारे रिवाइज करने हैं और उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो PV रेशियो का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। ये PV रेशियो का फॉर्मूला है। तो कंपनी में सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, यहाँ से हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए सेल्स माइनस में वेरिएबल कॉस्ट, तो उससे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा और सेल्स ऑलरेडी दी हुई है 20 रुपीज़। तो कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 20, सेल्स प्राइस जो दी है माइनस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 11 + 3 14। तो 6 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। तो कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स 20 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया आपका 30%। 30% PV रेशियो आ गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, सेम केस स्टडी दी हुई है, लेकिन इसमें पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिजायर्ड सेल्स वॉल्यूम इन यूनिट्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 60,000। मीन्स कंपनी कह रही है कि इस जो ये डेटा है इसके बेस पे कंपनी कितना वॉल्यूम, कितनी सेल्स, कितनी यूनिट्स को सेल करे ताकि वो 60,000 का प्रॉफिट अर्न कर सके। सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए डिजायर सेल्स वॉल्यूम का। तो डिजायर सेल्स जो वॉल्यूम है इसका फॉर्मूला होता है रिक्वायर्ड यूनिट्स का। रिक्वायर्ड यूनिट्स यहाँ पे आ जाएगा आपका फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, जितना डिजायर्ड प्रॉफिट, कंपनी को कितना प्रॉफिट चाहिए वो प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो इससे आपके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे निकल के कि कंपनी को 60,000 रुपये का प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी यूनिट्स को सेल करना पड़ेगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में मेंशन है 5,40,000 प्लस 2,52,000। तो ये हो गई आपकी 7,92,000 प्लस प्रॉफिट हो गया हमारा 60,000 का दिया हुआ है क्वेश्चन में, और डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स है 20 रुपीज़ की और वेरिएबल कॉस्ट है 14 रुपीज़। तो सेल्स से कंट्रीब्यूशन लेस किया, ये हमारे वेरिएबल कॉस्ट लेस की, तो आ गया कंट्रीब्यूशन 6 रुपये। तो 6 रुपये से हम डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो यूनिट्स आ जाएगी हमारे पास 1,42,000 यूनिट्स, और इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, लेकिन इसमें पूछा गया है ब्रेक इवन पॉइंट। तो आपको ये सारे फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, जिससे क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करना आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, लेकिन इन टर्म ऑफ मनी, रुपीज़, कि कितना ब्रेक इवन पॉइंट होना चाहिए।
तो इसका ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है BEP बोलते हैं इसको शॉर्ट में, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ सेल्स कितना करें कि ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाए। तो इसका फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय PV रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है क्वेश्चन में 7,92,000 की। PV रेशियो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो PV रेशियो हमने सबसे पहले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था। PV रेशियो क्या फॉर्मूला था PV रेशियो का? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। और कंट्रीब्यूशन कितना निकला था? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो इसका 6 रुपये कंट्रीब्यूशन था, सेल्स थी 20, तो ये 30% हमारा PV रेशियो था। तो 30% PV रेशियो से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 26,40,000 रुपीज़। इतने रुपीज़ की सेल्स करेंगे तब जाके ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। लास्ट क्वेश्चन में पूछा था ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ और इसमें पूछा है यूनिट्स में। यूनिट्स में बताना है कि कितने जो हम सेल्स करेंगे, कितने यूनिट्स को हम सेल करेंगे तब जाके हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जिसपे कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, ना प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है, केवल वो कॉस्ट को ही रिकवर कर पाती है कंपनी, तो उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। और इसका फॉर्मूला देखा था हमने, क्या था ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला? ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट। लास्ट क्वेश्चन में जब रुपीज़ में कैलकुलेट करना था तो हमने डिवाइड किया था PV रेशियो से, लेकिन यहाँ पे हमें यूनिट्स में कैलकुलेट करना है। जब भी यूनिट्स में कैलकुलेट करना होगा तो हम इसको डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। जब भी BEP को हमें रुपीज़ में कैलकुलेट करना होगा तो इसका फॉर्मूला होगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय PV रेशियो। PV रेशियो से डिवाइड करेंगे तो रुपीज़ में आपकी BEP आ जाएगी। लेकिन जब BEP आपको यूनिट्स में कैलकुलेट करनी है तो उस केस में फिक्स्ड कॉस्ट को आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो हमें पता ही है कितना है, 7,92,000 रुपीज़ की फिक्स्ड कॉस्ट है। और कंट्रीब्यूशन भी हमें अच्छे से पता है, कंट्रीब्यूशन कितना था? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना था? 6 रुपीज़। तो 6 रुपीज़ से हमारा आंसर आ जाएगा इसमें यूनिट्स 1,32,000 की। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 है। चलिए, ये हमारे जो लास्ट सारे क्वेश्चंस हैं ये एक साथ पूछे गए थे 2022 में। और तो देखो, अगर जिसको सारे फॉर्मूले आते थे उसके सारे क्वेश्चन सही हो गए। तो इसके सारे फॉर्मूले आपको इस चैप्टर से अच्छे से रिवाइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, what will be the sequence of steps involved in net benefit model of human resources accounting। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग है उसमें नेट बेनिफिट मॉडल एक मेथड है, नेट बेनिफिट मॉडल ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग में। तो उसके स्टेप्स पूछे हैं कि उसके स्टेप्स के सीक्वेंस बताओ। ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग के नेट बेनिफिट मॉडल में क्या सीक्वेंसेस रहेंगे स्टेप्स के। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग क्या होता है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग होता है यानी जो एम्प्लॉयज़ है कंपनी के, उनकी वैल्यू क्या है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो मॉनेटरी टर्म्स में जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मेथड अप्लाई होता है, नेट बेनिफिट मेथड। और इसके कुछ स्टेप्स हैं, तो हम स्टेप्स देखते हैं इसको। तो नेट बेनिफिट मॉडल में ऑर्गेनाइजेशन यह कैलकुलेट करती कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन उनको कितना उनसे बेनिफिट लेगा और कितनी उनको पेमेंट करेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो उनको सैलरी पे करता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए खर्चा हो गया सैलरी, लेकिन इन एम्प्लॉयज़ से कुछ बेनिफिट भी मिलता होगा कंपनी को। तो कंपनी को कितना बेनिफिट एम्प्लॉय से रिसीव हो रहा है और कितनी उसको सैलरी पे की जा रही है। तो ये जो दोनों का डिफरेंस है
बेनिफिट रिसीव्ड और सैलरी पेड। तो इसका जो डिफरेंस है ये कंपनी के लिए रियल वैल्यू है। तो अब इसके स्टेप्स को समझते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है ग्रॉस वैल्यू ऑफ फ्यूचर सर्विसेज। जो भी एम्प्लॉयज हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में कितनी वैल्यू की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले उसकी ग्रॉस वैल्यू निकाली जाती है एम्प्लॉयज़ की सर्विसेज की। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है ए, द ग्रॉस वैल्यू ऑफ सर्विसेज टू बी रेंडर्ड इन फ्यूचर बाय द एम्प्लॉयज़ इन देयर इंडिविजुअल एज वेल एज देयर कलेक्टिव कैपेसिटी। तो सबसे पहले ग्रॉस वैल्यू निकालेंगे उनकी सर्विसेज की। स्टेप 2 होगा कि कंपनी उनको फ्यूचर में कितना पेमेंट करेगी, कितनी सैलरी फ्यूचर में पे करेगी। तो ये स्टेप 2 है, ऑप्शन डी, द वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट टू द एम्प्लॉयज इज डिटरमाइंड। उसके बाद कंपनी डिटरमाइन करेगी कि कितनी उनको सैलरी पे की जाएगी फ्यूचर में। नेक्स्ट स्टेप है नेट बेनिफिट। नेट बेनिफिट क्या होता है? स्टेप बी, द एक्सेस ऑफ द वैल्यू ऑफ फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्सेज ओवर द वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट। कितनी टोटल बेनिफिट कंपनी को मिला है उन एम्प्लॉयज से और कितनी उनको सैलरी पे की है फ्यूचर में। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ये कंपनी के लिए क्या होगा, ये वैल्यू होगी कंपनी के लिए, जो एक्सेस ऑफ वैल्यू ऑफ फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्सेज ओवर द वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट, ये कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 3। स्टेप 4 है अब जो ये बेनिफिट मिला है कंपनी को, अब इस बेनिफिट का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। ये तो फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा ना, तो आज उस बेनिफिट की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि जो फ्यूचर का वैल्यू है वो आज के टाइम से उसकी वैल्यू कम होती है, ठीक है। तो उसको डिस्काउंट रेट पे हम प्रेजेंट वैल्यू उसकी कैलकुलेट करेंगे, जो भी फ्यूचर की वैल्यू होगी उसको। तो इसका स्टेप हो गया सी, ये आपका 4th स्टेप है। लास्ट स्टेप होगा, अब जो प्रेजेंट वैल्यू आती है एम्प्लॉयज़ की, वो एम्प्लॉयज़ की फाइनल ह्यूमन रिसोर्सेज वैल्यू मानी जाती है। लास्ट ऑप्शन 3, द अमाउंट कैलकुलेटेड अंडर ऑप्शन सी विल बी द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो करेक्ट सीक्वेंस है इसकी ADB, ऑप्शन 1, ADBCE, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो इंड AS है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उनकी लिस्ट दी हुई है उनकी, और ये इधर लिस्ट 2 में उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो दिए हैं, तो आपको मैच करना है। तो सबसे पहले है इंड AS 1। तो जो इंड AS 1 है वो रिलेटेड होता है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ए का हो जाएगा 4, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो इंड AS 1 है ये बताता है कि ये स्टैंडर्ड ये बताएगा कि कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको कैसे प्रेजेंट किया जाएगा। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड होता है आपका बैलेंस शीट, P&L अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, और लास्ट होता है नोट्स टू अकाउंट्स। तो ये राइट आंसर इसका ये बताता है इंड AS 1। इंड AS 12 ये रिलेटेड है आपका इनकम टैक्सेस। इसमें ये स्टैंडर्ड डील करेगा जो करंट टैक्स है और डेफर्ड टैक्स और टैक्स कैलकुलेशन, कितनी टैक्स की वैल्यू आई है। तो ये आपका बताता है इंड AS 12 इनकम टैक्सेस। नेक्स्ट इंड AS 24। तो इंड AS 24 रिलेटेड होता है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर से। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर होता है कि जो कंपनी है उस कंपनी की जो भी रिलेटेड पार्टीज़ हैं, रिलेटेड पार्टीज मीन्स कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी की सब्सिडरीज, एसोसिएट्स, फैमिली मेम्बर्स, तो ये सारे रिलेटेड पार्टी में आते हैं कंपनी की। तो जो ये रिलेटेड पार्टी है इससे इनके साथ कोई भी जब ट्रांजैक्शंस होता है तो उसको कंपनी डिस्क्लोज करती है कि उसके साथ क्या ट्रांजैक्शंस हुए हैं, कितने अमाउंट के हुए हैं, कब कब हुए हैं, उनका फुल डिस्क्लोजर आता है। तो जो इंड AS 24 है वो है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर से। जो लास्ट है इंड AS 38। तो इंड AS 38 होता है रिलेटेड टू इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं गुडविल,
पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर्स। तो ये ऐसी एसेट्स होती हैं जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 2 आपका ये राइट है। ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर की फीचर्स ऑफ द प्रूडेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस। मीन्स जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है ना, प्रूडेंस, उसके बारे में पूछा गया कि कौन सा इसमें से प्रूडेंस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का फीचर है इन ऑप्शंस में से। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रूडेंस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो प्रूडेंस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब है जो प्रॉफिट होते हैं कंपनी के फ्यूचर में, ऐसे प्रॉफिट जो अभी रियलाइज नहीं हुए हैं, हमें नहीं मिले, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वो फ्यूचर में वो प्रॉफिट्स मिलेंगे, तो उनको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन जो पॉसिबल लॉसेस होते हैं कि कंपनी को फ्यूचर में ये बैड डेट्स हो सकते हैं, तो उन लॉसेस को हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रूडेंस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जैसे अगर प्रॉफिट अभी अनसर्टेन है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। इट इंक्लूड्स रिवेन्यू एंड प्रॉफिट्स इन अकाउंट्स व्हेन दे आर रियलाइज्ड। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिवेन्यू और जो प्रॉफिट है वो तभी रिकॉर्ड किए जाएंगे जब वो रियलाइज हो जाएंगे, कंपनी को मिल जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक इवन पॉइंट इज नॉट अफेक्टेड विद द चेंज इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मीन्स कंपनी का जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो इनमें से किस चीज़ से अफेक्ट नहीं करता। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? तो ब्रेक इवन पॉइंट होता है जहाँ कंपनी को ना प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। नो प्रॉफिट नो लॉस। मीन्स जो टोटल रिवेन्यू है कंपनी की वो टोटल कॉस्ट के बराबर है। तो ये होता है ब्रेक इवन पॉइंट। और ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो क्या था? अभी हमने लास्ट क्वेश्चंस में देखा था ना, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले से आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि कौन सी चीज़ों से ब्रेक इवन पॉइंट अफेक्ट होता है। मीन्स ब्रेक इवन पॉइंट है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट पे डिपेंड करता है, और जो कंट्रीब्यूशन कंपनी का कंट्रीब्यूशन किससे निकलता है? कंट्रीब्यूशन होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स से भी अफेक्ट करेगा, वेरिएबल कॉस्ट से भी अफेक्ट करेगा। तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो अफेक्ट करता है, फिक्स्ड कॉस्ट और सेल्स प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट। इनसे अफेक्ट करता है। तो सेल्स प्राइस से बिल्कुल अफेक्ट करेगा, तो ये आंसर नहीं है। इसने पूछा नॉट अफेक्टेड। वेरिएबल कॉस्ट इससे भी अफेक्ट करता है, तो ये भी आंसर नहीं है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इससे भी अफेक्ट करेगा, ये आंसर नहीं है। तो राइट आंसर है क्वेश्चन का नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। मीन्स जो कंपनी ने जो यूनिट्स सेल की है उसका डायरेक्टली ब्रेक इवन पॉइंट से कोई भी कनेक्शन नहीं होता, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। तो आज के लिए इतने ही, बाकी क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आप कमेंट पे मेंशन कर सकते हैं अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप पढ़ना चाह रहे हैं जिसमें आपको डाउट्स हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं जल्दी।